हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, उनकी प्रैक्टिस की थी। लेकिन आज क्लास थोड़ा उस चीज़ से हटकर है, तो उसके बारे में 1 मिनट आपको जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। वो जानकारी क्या है? आप अच्छी तरीके से ये देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें दी जा रही हैं। इस चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें दी जा रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द 1 ही 2 दिन में आपको वो चीज़ रेगुलर देखने को मिलेगी। आपको देखने को रेगुलर क्या मिलेगी? मैथ्स की भी क्लास 1 मिलेगी डेली और रीजनिंग की भी क्लास 1 डेली मिलेगी। लेकिन वो क्लासें किस तरीके की होंगी ये भी जानना आपका ज़रूरी है। 2 टाइप की क्लासों के बारे में आपसे वादा किया था। एक तो कहा था कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लास मिलेगी और दूसरी क्लास प्रैक्टिस से रिलेटेड होगी। कॉन्सेप्ट वाइज क्लासें मैथ्स और रीजनिंग में आप देख ही रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज जो क्लासें होंगी वो चैप्टर वाइज भी होंगी। चैप्टर में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बताकर और खूब अच्छी तरीके से समझाकर उस तरीके से जो क्लास चलेगी। मैथ्स और रीजनिंग की वो क्लासें अलग होंगी, जिन पर हम चर्चा कर भी रहे हैं। सत्यम सर आपको रीजनिंग में और मैं मैथ्स में, शायद जहां तक मुझको मालूम है, रीजनिंग में सत्यम सर ने दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ाया है। वो कॉन्सेप्ट वाइज क्लास थी। उसके बाद एक तरीके की क्लास के बारे में हमने और चर्चा की थी बीच में किसी वीडियो में कि हम साथ साथ में प्रैक्टिस क्लास भी लेकर चलेंगे। वो प्रैक्टिस क्लास कैसी होगी, किस चीज़ से संबंधित होगी, उसकी जानकारी देना आपको बेहद ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज में शायद सर ने रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया है। तो ये जो क्लासें हम लोगों ने दी हैं वो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज हैं। एक एक करके कितने तरीके होते हैं अच्छी तरीके से समझाया है। दूसरी तरीके की जो क्लासें आपको रोज मिलने वाली हैं मैथ्स और रीजनिंग की, वो कैसी होंगी, प्रैक्टिस क्लास कैसी होंगी, वो जो एग्जाम आने वाले होंगे उन पे चर्चा करेंगी। वो प्रैक्टिस की क्लास कॉन्सेप्ट वाइज जो क्लासें होंगी दोस्तों, उसमें वो क्लासेस सभी एग्जाम के लिए है जहां जहां मैथ्स रीजनिंग आती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, केंद्र सरकार का, चाहे एसएससी है, या उसकी बात कर एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया। जो भी एसएससी एग्जाम कराता है या राज्य सरकार आपका एग्जाम कराती है, वो जो कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है ना, वो सभी को लेकर चला जाएगा। जो लोग नए होंगे या जिनको जो चैप्टर नहीं आता होगा, वो चैप्टर यदि चल रहा है वो कॉन्सेप्ट वाले में जाकर सीख सकते हैं। वो आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। आपको सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तात्पर्य है, हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। हमें वीडियो के नंबर बढ़ाना ज़्यादा हमको क्या चाहिए? हम नंबर आप वीडियो बढ़ाकर क्या करेंगे भाई? आप जो सीखेंगे, जैसे सीखेंगे हमको तो वैसे ही सिखाना है। आप अगर कितना कंटेंट सीख रहे हैं, हमें उस तरीके से आपको सिखाकर बिल्कुल आराम चीज़ों को चलाना है। वो कॉन्सेप्ट वाइज में चलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो प्रैक्टिस क्लास होंगी वो कैसी होंगी, उनके बारे में क्या होगा? प्रैक्टिस क्लास वो होगी जो एग्जाम आने वाले होंगे, जो एग्जाम होने वाले होंगे, जल्द ही जो एग्जाम होने वाले होंगे उन पर प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो जो रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास आएगी वो वीडियो री एग्जाम को लेकर आएगी, एसएससी सीजीएल को लेकर आएगी, एसएससी एमटीएस के बारे में चर्चा करेगी, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई। जो रीजनिंग की क्लास होगी प्रैक्टिस वाली, वो इन एग्जाम को देखकर ही उनकी क्लासें दी जाएंगी।
जैसे वीडियो की रीजनिंग है, ये आपको कैसे पता चलेगा? थंबनेल पर लिखा होगा, आप उसको अच्छी तरीके से देखकर पढ़ सकते हैं जो वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई, जहां जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है प्रैक्टिस क्लास में, उनकी रीजनिंग प्रैक्टिस क्लास में आपको कवर कराई जाएगी। सेम ऐसे ही मैथ्स का रहेगा। मैथ्स वीडियो एग्जाम में नहीं है तो इसको हटाकर मैथ्स की जो प्रैक्टिस क्लास होगी वो किस चीज को टारगेट करेगी, बताने का तात्पर्य ये है, बताने का उद्देश्य ये है कि जो मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास होगी दोस्त वो यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और यूपीएसआई के लिए होगी जो प्रैक्टिस क्लास होगी। और उसके आपको 2-2, 3-3 सेट कराए जाएंगे। उसके सेट प्रीवियस ईयर भी होंगे। जो क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त कराए जाएंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त पूरे हो जाएंगे मेरे भाई, तो उसके बाद में जिन क्वेश्चन की आने की संभावना होगी उनको कराया जाएगा। उसके बाद जो वो भी खत्म हो जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फिर उन पर चर्चा कराई जाएगी। कहने का मतलब आपको इतने सारे क्वेश्चन की चर्चा कराई जाएगी कि यदि आप उतने क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए। उसी से रिलेटेड आज मैं, जैसे मैं बताऊं कि आज मैं मैथ्स का एक सेट लेकर आया हूं जो एमटीएस का है। तो मैं आपको आज एक एमटीएस के मैथ्स के जो सेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारी क्लास 2 तरीके की चल रही हैं। हम लोग प्रैक्टिस क्लास मैथ्स और रीजनिंग की अलग ले रहे हैं। वो प्रैक्टिस क्लास हमारे आने वाले एग्जाम को टारगेट करेंगी। पता कैसे चलेगा? आपको थंबनेल में लिख के दे दिया जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज क्लासें हमारी अलग चल रही हैं, जिनसे हमारे जो नए बच्चे हैं या अदरवाइज जिनके जो चैप्टर छूटे हैं या किसी ने अधूरा पढ़ रखा है या कुछ चीज़ें चैप्टर में जोड़ी गई हैं, उनको नए तरीके से नए पैटर्न पर जो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं चैप्टर में, उन सारी चीज़ों को लेकर कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर को हम लोग सिखाने और पढ़ाने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ में सर दोस्त हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया है। उसके बाद आज हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो एसएससी एमटीएस का है। आज उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? शेषफल के बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब शेषफल का हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है। क्या दोस्त उद्देश्य रहता है? जैसे 28 की पावर अगर हमें 100 दे दिया जाए और 3 से भाग करने को बोला जाए तो शेषफल आपसे पूछा जाए। अगर इस तरीके का कोई बेसिक या नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? दोस्त हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल फर्क पहचान कर सीखेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे ना प्रैक्टिस कराएंगे, समय चाहे जितना लग जाए। अगर पढ़ के जाना है, समय की टेंशन नहीं है। समय का कहने का मतलब ये नहीं 2-4 साल की बात नहीं कर रहा मैं। समय का मतलब ये है कि 1 घंटे से 1.25 घंटे की बात कर रहा हूँ। जहाँ 1 घंटा जल्दी जल्दी टिक करने की बात करें, वहाँ अगर 1.25 घंटा आराम से लग रहा है तो करने को तैयार हैं, लेकिन अच्छे से सीखेंगे। कहने का तात्पर्य समय से सिर्फ इतना ही है। ये सवाल करना है, लेकिन ये सवाल क्यों ले लिया? ये सवाल दोस्त इसलिए लिया है कि इस तरीके का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि हम 3 से 28 में इतनी बार पहाड़ा पढ़ें कि शेषफल 1 बच जाए। 1 क्यों बच जाए? क्योंकि जितना शेषफल बचेगा उसकी पावर लगानी रहती है। पावर क्यों दोस्त लगानी रहती है? अगर इतने की बात करें मेरे भाई, अगर इतने चीज की बात करें तो यही तो कहेंगे कि 28 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 100 बार 100 टाइम 100 बार क्या लिखा है? 100 बार मेरे दोस्त 28 लिखा है और इसको 3 से भाग करने को कहा गया है। एक्चुअल में ये सवाल ये है
ये सवाल ये है। इसमें हम लोग चालाकी क्या करते थे कि बार बार इसको 3 से भाग करके, इसको 3 से भाग करके, इसको 3 से भाग करके, इसको 3 से 3 नंबर 27 तो 1 शेषफल 3 नंबर 27 तो 1 शेषफल 3 नंबर 27 तो 1 शेषफल 3 नंबर 27 तो 1 शेषफल, और कितनी बार 100 बार हमारा 1 बचता था। और 100 बार 1 की गुणा कराने पर क्या प्राप्त होता, 1 ही प्राप्त होता था। तो शेषफल क्या बता देते थे, 1 बता देते थे। तो इसी सवाल को करने में 3 नवा 27 और शेष कितना बचा 1, तो 1 की पावर 100 और 1 की पावर 100 का मान 1 ही आता है। तो इस प्रश्न में शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां समझाने का मतलब दोस्त सिर्फ इतना था कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को इस तरीके से भाग करिए कि माइनस का 1 शेषफल बचे या प्लस का 1 शेषफल बचे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पावर ज्यादा होने के कारण 1 की पावर चाहे 400 लगा लो, चाहे 4 करोड़ लगा लो, चाहे चाइनीज भाषा में पावर लगा दो, 1 नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा। इसीलिए शेषफल 1 बचाने की कोशिश करते हैं। ये बात दोस्त इसलिए बताई क्योंकि वो कह रहा है कि 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50, इसको मेरे दोस्त 65 से भाग देना है। तो आप वो तरीका यहां भी लगाने की कोशिश करोगे कि ऊपर वाला कोई नंबर ऐसा बना ले पावर कॉमन करके कि नीचे वाली संख्या से जब भाग दें, जब नीचे वाली संख्या से भाग दें तो माइनस का 1 या प्लस का 1 शेषफल बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए वो आगे डिस्कस कर देंगे। लेकिन आप 4 को ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 की पावर 3 करना है तो 50 3 में टूटता नहीं, तो 4 की पावर 3 कॉमन नहीं कर पाएंगे। 4 की पावर 3 कॉमन नहीं कर पाएंगे तो ये 64 नहीं बन पाएगा, और 64 नहीं बन पाएगा तो माइनस 1 शेषफल नहीं बचा पाएगा। चलो ये तो 64 बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, ये तो कुछ नहीं बनेगा। तो फिर क्या है, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। कौन सा एक तरीका ये बताया था, वो क्या था देख लीजिए। जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो, n सम हो तो वो किसी से विभाजित नहीं होगा। एक बात ये होती है n की पावर b, a की पावर n b की पावर n हो, यदि n विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो ये किससे विभाजित होगा, ये a प्लस b से विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा, a प्लस b से। n विषम है तो 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं में 2 को रखकर देख सकते हैं। जैसे ही a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 विषम रखा ना, तो a प्लस b आया कि नहीं आया। मतलब ये फॉर्मेट कभी भी मिलेगा कि a की पावर n b की पावर n, यानी कि एक संख्या उसकी पावर जो हो, दूसरी संख्या उसकी पावर सेम होनी चाहिए, उसके बाद बीच में प्लस का निशान लगा होना चाहिए। और यदि ये पावर विषम है तो हमेशा भाग किससे जाएगा, a प्लस b से जाएगा। यहाँ तो सम है, यहाँ सम है तो क्या ये होगा किसी से विभाजित नहीं होगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो संख्याएं दी हैं आपको शेषफल बचाने के लिए, तो इसका मतलब कुछ और है, कुछ नहीं है। इस 50 को क्या करेंगे, 2 गुणा 25 में तोड़ेंगे। उस 50 को 2 गुणा 25 में तोड़ेंगे, इस 2 को अंदर ले आएंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 16 की पावर 25 और इस 2 को अंदर ले आएंगे 7 की पावर 2 तो 49 हो जाएगा। 49 की पावर 25 और कितना, अब हो गया a की पावर n प्लस b की पावर n। n यदि विषम है तो ये फॉर्मेट किससे विभाजित होगा, a प्लस b से विभाजित होगा। a प्लस b क्या है, a है 16, b क्या है 49, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65। तो ये जो है किससे विभाजित होगा, 65 से। यानी कि इसको आप 65 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगी, बाइनोमियल थ्योरम। क्या फॉर्मेट याद रखेंगे, जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n विषम हो, तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा वो किससे, a प्लस b से विभाजित होगा। और जो कि था नहीं, हमने बना लिया। क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n और n विषम हो तो ये पूरा a प्लस b से विभाजित होगा। यानी कि 16 प्लस 49 करेंगे कितना आ जाएगा, 65। 65 से 65 को विभाजित करेंगे तो भाई साहब कितना शेषफल आएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, सरलीकरण से रिलेटेड है। सरलीकरण में हम लोग बोर्ड मास के नियम से चीजों को हल करते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो इस तरीके से काम करेंगे। ब्रैकेट किस तरीके से कैसे कैसे हल किए जाएंगे, पहले बार वाला ब्रैकेट हल किया जाता है, फिर छोटा, फिर ये वाला हल किया जाता है, फिर बाद में सबसे बड़ा वाला हल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल को पूरी तरीके से एक साथ लेकर नहीं चल के हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, इसका हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब इस पूरे में बोर्ड मास लगाएंगे तो पता चलेगा ये वाला ब्रैकेट सबसे छोटा है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसको अलग ले जाकर सॉल्व कर लो। कैसे, 0.7 गुणा प्लस 0.84 भाग 0.7, ये पहले हल करेंगे। ये क्या करेंगे दोस्त, पहले हल करेंगे। होता क्या है, ब्रैकेट तो पहले हल करना है। जैसे ये ब्रैकेट था नहीं हमारे पास, ये वाला ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट में भी जो दिया है उसमें फिर से बोर्ड मास लगता है। उसमें बोर्ड मास कैसे लगेगा, या तो ऑफ पहले है तो पहले ऑफ सॉल्व किया जाएगा, इसको का कहते हैं। अगर डिवाइड भाग है, ये नहीं है तो भाग किया जाएगा, भाग नहीं है तो गुणा हल किया जाएगा, फिर जोड़ किया जाएगा, फिर घटाना किया जाएगा। तो इतने में आप देखिएगा कि आपके पास का नहीं है लेकिन क्या है, भाग है। तो पहले भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे, जैसे 0.7 गुणा 2 है जो लिखने को भूल गए यहाँ पर, उसके बाद में 0.84 है, भाग किसने 0.7 से है। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, पढ़ा पढ़ो। 7 एकम 7, 1 जीरो, ये बचा वाला उतार लिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये जीरो हटाएंगे तो दशमलव लग जाएगा। ठीक, अब ये है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.4 और वो है 1.2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2.6। यानी कि कहने का मतलब है अब इस पूरे का मान दोस्त 2.6 है। इस पूरे का मान कितना है भैया, 2.6 है। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट हल करना पड़ेगा पूरा वहां से वहां तक, लेकिन यहां पर मान कितना रख देंगे 2.6। जैसे कि उतारेंगे 0.2, भाई साहब वो प्लस नहीं भाग है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये वाला, ये भाग है। 0.2 भाग 0.004 प्लस 5.2 आप मतलब गुणा, इसे पहले हल करेंगे, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद उसका मान कितना आया हल करने पर 2.6 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको हल करना है, बोल चुके हैं कितना आएगा, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव, फिर क्या करना है, भाग करना है 2.6, एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, हटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद इसमें भी भाग लगाएंगे, 0.004। अब देखना, एक अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ, यानी कि 2 अंक हो जाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है एक अंक के बाद दशमलव लगा था, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। इधर 3 अंक के बाद लगा था, इसका हटाएंगे तो ऊपर 3 बढ़ाएंगे। इधर वाला 1 जीरो इसको काट देता तो फाइनली ऊपर 2 ही तो बचते, 2 हमने बचा दिए हैं। अब कितना है, इसके बाहर कितना बैठा है दोस्त, 16 बैठा है। इसके बाहर कितना बैठा है दोस्त, 16 बैठा है। 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, ऊपर कितना बचा है, 4 बचा है। ऊपर कितना है 200, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। भाई साहब देख लो कितना बच गया, 16 50 प्लस 4 इतना बच गया, 54 हो जाएगा। और 54 और 16 कितना हो जाएगा दोस्त,
6 4 10 का 0 हासिल आया है, 5 1 6 1 7, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 ऑप्शन में है, डी वाला है। कहने का मतलब ये है, करने का तरीका दोस्त यही रखिएगा कि जैसे बोर्ड मास लगाया, मान लो कोई ब्रैकेट फंस गया तो उसको कोपचे में ले जाके हल करो, पूरा मत उतारो। बार बार उतारने में लंबा जाता है, बार बार अगर हम इसको हल करते मान लो तो बार बार ये लाइन उतारने का मतलब क्या बनता था। अब जैसे हम इसको कोपचे में ले आए, इधर इसको हल किया और छोटा कर लिया, गूथ गूथ के इसको, ठीक है, ठोक के छोटा कर दिया इसको, मार मार के। अब इसको छोटा कर दिया 2.6। अब मान लो इतना हल करने के बाद में भाई साहब क्या आ गया, 2.6 आ गया। फिर इतना उठाया, यहाँ 2.6 रख दिया। अब इसको हल किया तो पता चला ये 54 आ गया। 54 के साथ 16 को जोड़ दिया, कितना आ गया 70 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आई होगी। हम बिल्कुल ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे कि बस यूं आए, कॉन्सेप्ट भी नहीं, हल्का फुल्का तो कॉन्सेप्ट लेकर चलना ही पड़ेगा। अरे दोस्त, जहाँ 40 मिनट लगने हैं वहाँ 50 लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। 10 मिनट के चक्कर में हम क्लास को इस वे में लेकर चलेंगे कि 2 बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, स्पीड भी ठीक ठाक हो। जब समझ में आने लगेगा हम स्पीड को और बढ़ा लेंगे, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्याओं का मासा HCF 19 है, उनका योगफल 152, इनके बीच की अंतर की गणना करिए। मैंने बोला कभी भी संख्याओं पर सवाल आ जाए, अगर आपको मासा दिया हो ना, तो जब भी आप 2 संख्या मानिए तो मासा के साथ मानिए। संख्या में मासा दिखना चाहिए, संख्या में दोस्त क्या दिखना चाहिए, मासा दिखना चाहिए। तो अगर मासा 19 है तो एक संख्या मानो 19x और दूसरी संख्या मान लो दोस्त 19y। अगर आपसे कहा जाए कि 2 संख्या जो कि 19x और 19y है, इनमें मासा कितना है, तो साफ साफ आप बता दोगे कि 19 का गुणनखंड दोस्त, 19 का गुणनखंड मेरे भाई कॉमन है, और यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा। तो जब भी संख्याओं वाली कोई सवाल आता है और अगर मासा दिया है तो संख्याएं माने तो मासा को दिखाकर माने, मासा दिखाया है। और उनका योगफल कितना है 152 है, किनका, संख्याओं का। संख्या है 19x प्लस 19y बराबर 152। 19 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। 19 अट्ठे 152 होता है, 19 उसके बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है, यहाँ पर चैलेंज ये है कि x और y के मान ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। दोस्त जब 19 हम कॉमन कर लेंगे तो x और y के मान क्या बचते हैं, को प्राइम बचते हैं भैया। कौन बचते हैं, को प्राइम बचते हैं। कौन बच रहा है भाई, को प्राइम बचता है। सह अभाज्य, जब सह अभाज्य बचते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब 2 संख्याओं से मासा निकल जाता है तो जो संख्या अनुपात वाली बचती हैं वो सह अभाज्य होती हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जब यहाँ पर हमने 19 से हम भाग दे चुके हैं और x और y बचा है तो x और y के ऐसे गुणनखंड लेने पड़ेंगे जो सह अभाज्य हों। कौन हो, सह अभाज्य हैं। ऐसे 2 ही गुणनखंड बनेंगे। अगर x को 1 ले लें, इसको 7 ले लें तो 8 बन जाएगा, और इसको 3 ले लें, इसको 5 ले लें तो 8 बन जाएगा। ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, ये वाला फैक्टर काम करेगा। आप आंसर जब x का मान 1 y का मान 7 रखकर निकालोगे तो आएगा नहीं, तो x का मान 3 y का मान कितना 5 रखकर निकालेंगे तो आ जाएगा। कैसे निकाल लो, 19 x का मान कितना 3, 19 y का मान कितना 5, तो 19 तिया 19 दूना 38, 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 बच्चे कितना हो जाता है भाई 95, 19 बच्चे कितना हो जाता है 95, 5 9 45 का 5 हासिल है 4, 5 1 5 4 9। कहाँ इनके बीच का अंतर निकालो, इनके बीच का अंतर निकालो, 95 और किसके इसके बीच का अंतर निकालो। 15 में 7 गया कितना हो जाएगा 8, और 8 में से कितना गया 5, 5 गया तो कितना बचेगा 3, 38 आ जाएगा। ऑप्शन बी है। सवाल क्या कह रहा था समझ लीजिए। उसने कहा कि 2 संख्याएं हैं जो 2 अंक की हैं, 2 संख्याएं जो 2 अंक की हैं, जो सवाल में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका मासा कितना है, उनका मासा है 19 और उन दोनों का योग है 152।
उन संख्याओं का आप अंतर ज्ञात कीजिए। हमने अच्छी तरीके से जाके क्या किया, संख्या ले ली, मासा दिखाकर संख्या ले ली 19x 19y। उसके बाद में हमने योग दिया था, योग से x प्लस वाई का मान निकाल लिया, यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। x y के जैसे ही मान आए हमने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद दोनों संख्याओं का हमने अंतर कर लिया और हमें कितना प्राप्त हो गया, 38 प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। अगले सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल ये है कि जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बात को समझिए, कहना क्या चाहता है। खुले दिमाग से दिमाग की खिड़की खोल लीजिए। वो कह रहा है कि चीनी का भाव पहले किसी अवस्था में होगा, उसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन जो खर्चा पहले हो रहा था वो खर्चा जब भी वो रखना चाहता है, कब, जब 50% रेट बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि चीनी का एक मूल प्रारंभिक रेट था, प्रारंभिक रेट होने के कारण वो चीनी घर में आ रही थी। चीनी है, हाँ चीनी है, चावल नहीं है, चीनी है। चीनी घर में आ रही थी, पैसा खर्च हो रहा था। मान लो 100 रुपये की चीनी आ रही थी, 5 रुपये किलो थी, 20 पंचे 100, 20 किलो बराबर आ रही थी, लेकिन रेट 50% बढ़ गया। तो सवाल ये कह रहा है वो खर्चा अपना केवल 25% ही बढ़ाना चाहता है, तो जो खपत है ना, उपभोग है ना, उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। वो कह रहा है वो खपत कम कर लेगा, लेकिन क्या है, खर्चा 25% बढ़ाएगा, ना कि 50%। तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। पहले एक सवाल ऐसा आता था कि 20% वृद्धि हो जाने के कारण बताइए अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देगी, खर्चा समान रहे। पहले समान पूछता था, उसका तरीका अलग था। इसमें बढ़ाना है लेकिन 25% बढ़ाना है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे दोस्त, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना चाहते हैं, मैं फिर से आपको आगाह करना चाहता हूं, मेरी बात मान लीजिए मेरे भाई। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लाखों में करते हैं, रेलवे जैसे एग्जाम में करोड़ों फॉर्म भर जाते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। कट ऑफ भी जाती है, लेकिन कट ऑफ हमारे आप जैसे इंसान ही लाते हैं, कोई ऊपर से आकर नहीं जादू कर दे रहा है, तो कट ऑफ बढ़ जा रही है। इसका मतलब अगर कहीं कहीं आपको कट ऑफ बढ़ी भी लग रही है तो आप समझ लीजिए कि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। ये बताने का मेरे दोस्त तात्पर्य ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, जिनकी वजह से कट ऑफ बढ़ रही है, ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं जो आपके नहीं आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, एक चीज को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, पूरी तरीके से समझना, गहराई तक समझना, उसकी जड़ों को पहचानना, उसका A to Z समझना, उसका 100% समझना। जब तक इतने तरीके से चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक एग्जाम में वो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करेगा, वो कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करेगा। तो अगर एक सवाल को हम 1 मिनट में करके आगे बढ़ जाते हैं, जब प्रैक्टिस टीचर करा रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा है, 100% नहीं समझ में आ रहा है, जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस सवाल का, उस कॉन्सेप्ट का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे दोस्त, तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक सवाल को अगर समझने में आपको 5 मिनट लग रहा है, समझिए, पहले समझिए, फिर उसमें स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि पहले तो आपका समझना जरूरी है। अगर आप पहले समझेंगे तभी तो स्पीड बढ़ाएंगे। और जो आता है तो यार 80% 60% रिपीट ही तो होता है, और कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट हो रहे हैं। कभी a+b का होल स्क्वायर पे सवाल बदला क्या? ये कॉन्सेप्ट है यार। तो जब a+b के होल स्क्वायर पे कॉन्सेप्ट भली भांति 100% जड़ तक, नीचे तक, गहराई तक सीखेंगे, तो a+b के कॉन्सेप्ट पर जो भी सवाल आएगा आप आसानी से कर लेंगे। कहने का मतलब ये है। तो जब टीचर कराए तो मेरा मानना ये है कि उसको 100% उस सवाल का देना चाहिए, चाहे उसको 5 मिनट लग जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर समझदार होगा वो अपनी स्पीड खुद बढ़ा लेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल बताने से पहले मैं आपको कई चीजें बताऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छी से समझना है। समझिए क्या है। चीनी का मूल्य 50% की वृद्धि हो जाती है। पहले तो आप एक काम करिए कि पहले चीनी का मूल्य कुछ मान लीजिए। मान लो, मैं मान लेता हूं 10 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीनी थी। ये मेरे दोस्त मूल्य मान रहे हैं हम। क्या मान रहे हैं? मूल्य मान रहे हैं।
अगर पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी तो 50% रेट बढ़ गया है। कितना? 50% बढ़ गया है, तो 10 का 150% कर देंगे, यानी कि चीनी, अब यार 10 का 50% 5 होगा, आधे की बात कर रहा है, तो 5 रुपया बढ़ गया, तो बाद में कितना हो जाएगा? 15 रुपया प्रति किलोग्राम। समझिए, ये हो गई खपत। पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम माना, बाद में 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई साहब रेट में वृद्धि हुई है। कितने? 50% की। आप दोस्त चाहो तो 100 भी मान सकते हो, आप चाहो तो मेरे भाई छोटा भी बड़ा मान सकते हो, आप कोई अक्षर भी मान सकते हो, अपना नाम ले लो। कंडीशन ये है कि रेट 50% बढ़ना चाहिए। सवाल को लेकर चलना है और कुछ नहीं करना है, मानना जो आपको रेट हो, आपकी इच्छा जो भी मान लीजिए। फिर आप क्या करेंगे? खपत। अब खपत मान लो आप 10 रुपया 10 किलो कर रहे हैं। जब 10 रुपए किलोग्राम था तो 10 किलो लेते थे, तो उस कंडीशन में आपका खर्च कितना होता था? आपका खर्च मेरे दोस्त होता था 100 रुपया। कैसे पता? ऐसे पता मेरे भाई, 10 रुपए किलो कोई चीज है, 10 किलो लिया तो 100 रुपया खर्चा होगा कि नहीं होगा? ये पहले मूल्य था। अब इसको कर देते हैं खर्चा। ये खर्चा पहले, ये खर्चा बाद में। वो कह रहा है खर्चा वो 25% ही बढ़ाना चाहता है। खर्चा मेरे दोस्त कितना बढ़ाना चाहता है? 25%। अभी आएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक पे भी आएंगे। तो पहले वो 100 खर्चा कर रहा था, अब 125 रुपया खर्चा करेगा। अब कितना खर्चा करेगा? अब 15 रुपए के भाव से 125 में कितनी चीनी मिलेगी? वो नई खपत होगी। कहने का मतलब समझिए, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोई चीज अगर मिल रही थी जो कि चीनी है, हम 10 किलो ले रहे थे तो 100 रुपए का खर्चा आ रहा था। ये पहले की बात है। ये क्या है? व्यय है। ये क्या है? घर का व्यय है। लेकिन रेट में कितने % की वृद्धि हो गई दोस्त? 50% की। कितने % की दोस्त वृद्धि हो गई? 50% की। तो चीनी कितने में हो गई? 15 रुपए प्रति किलोग्राम में हो गई। लेकिन पहले व्यय कितना था? 100 रुपया था। वो कह रहा है वे हम केवल 25% बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, 50% रेट बढ़ा है, 25% वे बढ़ाएगा तो खपत में कमी आएगी, चीज कम मिलेगी, 10 किलो से कम मिलेगी। वो पूछ रहा है वो जो खपत है वो कितने % कम करनी पड़ेगी, यही बात आपको बताना है। 125 रुपए में 15 के हिसाब से कितनी चीनी मिलेगी? 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 25, 25/3 किलोग्राम मिलेगी। लगभग 3 × 24 और 3 तियां 9, 8.34 किलोग्राम। तो यहाँ पर चीनी कितनी मिल रही है? 25/3 मिल रही है। कितनी मिल रही है दोस्त? इतनी। अब पहले खपत थी 10 किलोग्राम, बाद में हो गई इतनी, तो क्या करेंगे? कितनी कम हो गई? तो प्रतिशत जब कमी निकालेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा, तो 10 में से घटाएंगे कितना? प्रतिशत जब कमी निकालेंगे तो दूर जाकर घटा लो। 10 में से घटाएंगे कितना? 25/3, 10 तियां 30, 30 - 25/3, यानी कि 5/3 की कमी आएगी। कितने की आएगी? 5/3 की कमी आएगी। किस पर? 10 पर इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्त, और कितना हो जाएगा? 50/3%। 50/3% को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। अगर ये भी ना हो तो 16.666 होगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो 16.67 होगा। क्यों? क्योंकि जो 6 बढ़ता चला जाता है ना, बाकी सारे 6 हटाकर एक 6 को 7 बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? लेकिन फिर एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमको करना ऐसे नहीं है, हमें करना कैसे है वो डायरेक्ट तरीका समझ लीजिए। क्या है वो? बड़ा सिंपल सा है, बड़ी सिंपल सी बात है। करना आपको ऐसे ही, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। पहले मान लो कितनी थी? पहले मान लो 100 वे था नॉर्मल चीजों में, तो 50% की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई भाई? कितने की वृद्धि हो गई? कितने की हो गई? 50 की।
पहले मान लो वे इतना था, फिर 50% की रेट में वृद्धि हुई तो 150 हो गया। वो केवल कितना करना चाहता है? 25, यानी कि 125 करना चाहता है। 50 से 125 करना चाहता है, कितना? 25 की कमी होगी किस पर? 150 पर, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 25 दूना कितना आ जाएगा? 50। 50/3% जो कि कितना हो जाएगा? 16.67%। तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 100 मान लेंगे, जितना बढ़ाए रेट उतना लिख लेंगे, बढ़ाकर लिख देंगे, फिर जितने में मेंटेन करने को कहे उतना कर देंगे, दोनों में अंतर देख लेंगे, अंतर ऊपर बड़ा वाला नीचे, इंटू 100% मान निकालने से 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 190 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदता है और थोक बाजार तक आने जाने में 200 रुपए खर्च करता है। वह 22 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त मेरी बात ये होती है, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो छात्र, जो लड़का, जो लड़की पेपर देने वाला कोई भी, अर्थमेटिक उसी की मजबूत हो सकती है जो एक क्वेश्चन को पढ़े और दिमाग में रोक ले, ताकि बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े और बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, उसने कहा है कि 190 रुपए के हिसाब से, 190 रुपए के एक दर्जन के हिसाब से कोई 20 दर्जन पेन खरीदता है। कितने? 20 दर्जन। जैसे मैं रोक रहा हूं, ऐसे आपको रोकना है, ऐसे जल्दी सवाल हल होगा। कैसे? 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 190 रुपए में 12 पेन मतलब एक दर्जन, 190 रुपए के एक दर्जन के हिसाब से एक आदमी कितने? 20 दर्जन पेन खरीदता है। कितने? 20 दर्जन पेन खरीदता है। लेकिन वो पेन खरीदने के लिए घर से बाजार गया था, थोक मार्केट गया था, वहां आने जाने में उसका 200 रुपया खर्च हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पेन को खरीदने में पैसा खर्चा हुआ, आने जाने में पैसा खर्चा हुआ, तो वो सब मिलाकर उसके बाद में वो एक पेन 22 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच देता है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि साफ साफ ये हो गया कि जितने के पेन है वो रुपया प्लस 200 रुपया कन्वीनियंस वो भी जोड़ेंगे, फिर 22 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेचेंगे। तब यदि लाभ हो रहा है तो लाभ और हानि हो रही तो हानि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त ये बात इसमें है कि जब उसने प्रति पेन का मूल्य बताया है, तो मेरे भाई आप भी प्रति पेन का मूल्य ज्ञात कर लो। अगर आपका प्रति पेन का मूल्य 20 रुपया, 18 रुपया, 15 रुपया आया, एक पेन की लागत मूल्य अगर आपको 15 रुपये मिली, आप 22 का बेच रहे हो, लाभ होगा। अगर एक पेन की मूल्य यहाँ पर लागत मूल्य अगर 20 निकली तो 22 का बेच रहे हो तो 2 का लाभ होगा। अगर एक पेन की मूल्य इधर से आपको 21.5 रुपया भी मिल गई ना, तो भी आप 0.5 का लाभ पे होंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? 20 दर्जन पेन खरीदा है तो एक दर्जन होता है 12 का, और 20 दर्जन कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। यानी कि साफ साफ कहेंगे कि 240 पेन कितने के खरीदे? 190 रुपए प्रति दर्जन है। 190 रुपए प्रति दर्जन है। 190 के एक दर्जन, और कितने दर्जन खरीदे मेरे भाई? 20 दर्जन। तो 19 दूना 38, यानी कि 3800 रुपए के खरीदे। कितने के खरीदे? 3800 रुपए के। 3800 रुपए के तो पेन हो गए दोस्त, और प्लस 200 रुपया कन्वेंस हो गया। क्यों? क्योंकि खर्चा तो जोड़ेंगे, जो हमारा खर्चा हुआ है वो भी तो जोड़ेंगे भाई। हम अगर किसी मार्केट में मान लो जो ठेले वाले होते हैं, ठेला वाला है मान लो, वो 10 किलो आलू लेने गया, मान लो 5 रुपए प्रति किलो आलू है, तो 5 दाम 50 रुपया का आलू हुआ, 5 दाम 50 रुपए का आलू हुआ, और 5 रुपया जाने में और 5 रुपया आने में खर्चा हो गया। तो टोटल जो उसका खर्चा हुआ 10 किलो आलू लाने में वो 60 रुपया हुआ ना। तो वो प्रति किलो ऐसा भाव रखेगा जिससे कि सारा 10 किलो आलू बेचने में उसे 60 रुपए से ज्यादा प्राप्त हो, तभी तो लाभ कहलाएगा पूरे व्यापार में। तो वही हिसाब सेम यहाँ पर लगाएंगे क्या कि 3800 रुपया का पेन लाए, 200 रुपया का कन्वीनियंस लगाए, तो टोटल उन्होंने क्या किया है? 4000 रुपया 240 पेन को खरीदने में लगाया है। तो एक पेन का मूल्य कितना आएगा? 4000 बटा 240, ये एक पेन का मूल्य आएगा।
ठीक है, 240 पेन का 4000, तो एक पेन का कितना आएगा ऐसे पता करेंगे। 4 छंग 24, 4 एकम 4, 100 आ गया दोस्त। 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 50। एक पेन का मूल्य मेरे भाई 50/3 रुपया है। एक पेन का मूल्य मेरे दोस्त कितना है, 50 बटा कितना है, 3 रुपया है। तो वो बेच कितने का रहा है, 22 का। ये लगभग 16 तिया 48 है। 16 रुपया कुछ पैसे का एक पेन की लागत मूल्य आ रही है। 16 रुपया कुछ पैसा एक पेन की लागत मूल्य आ रही है, लेकिन वो भाई साहब बेच कितने में रहे, 22 में। तो लाभ कितने का हो रहा है एक पेन पर, कैसे पता करेंगे, SP माइनस CP होता है, SP माइनस CP, तभी आपको प्रॉफिट पता चलेगा। 22 माइनस 50/3, 22 तिया 66 माइनस 50/3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गया 0, 5 6 में से 5 गया 1, तो 16/3 रुपया का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे भाई साहब, लाभ ऊपर क्या करेंगे, 16/3 लाभ ऊपर, फिर क्या करेंगे, लाभ ऊपर, CP नीचे, CP कितना है 50/3, और प्रतिशत में बदलने के लिए into 100 मेरे दोस्त। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 16 दूनी 32% का लाभ होगा उसे। 32% ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन पेन खरीदता है। हमने यहाँ से 200 रुपया और खर्च करता है। हमने यहाँ से 20 दर्जन में कितना रुपया खर्चा हुआ विद कन्वेंस वो सब मिला लिया। वहां से 1 रुपए का एक पेन की कीमत ज्ञात कर ली। क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक पेन का दिया था तो ज्यादा बढ़िया था। एक पेन हमारा 16 रुपया कुछ पैसे का आया, हमने लाभ देख लिया 16 रुपया कुछ पैसे 22 में, लाभ को ऊपर CP को नीचे into 100 कर दिया, प्रतिशत लाभ निकल गया जो कि कितना आया है 32%। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा। वो कह रहा है एक धनराशि है जो कि 15,000 है, जिस पर रेट कितनी है ये नहीं बताया, लेकिन 5 वर्ष में उसे 9,750 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यदि दर 3% कम की जाती तो 15,000 रुपए पे कितना ब्याज बनता है, ये बात आपको बतानी है। 15,000 रुपए पर 5 साल में 9,750 रुपया ब्याज मिलता है। रेट क्या है नहीं बताया है, लेकिन कह रहा है जो रेट है अगर उसमें 3% रेट कम कर दी जाए तो 15,000 पर 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये बात आपको बतानी है। बड़े आसान तरीके से करेंगे। फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फार्मूले से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हल कर लेंगे। ब्याज है 9,750, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर ज्ञात करनी गुणा समय बटा 100। 1 2 3 1 2 3 1 0 इसको खा जाएगा। जब रेट निकाल रहे होंगे तो 9 7 5 के नीचे 15 गुणा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 आ जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा दोस्त। 2 बचेगा 5 25 कर लेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे 5 तिया 15, 5 नमा 45 हो जाएगा। फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। रेट कितनी आ गई दोस्त, 13% आ गई। ये जो 15,000 रुपए की धनराशि पर 5 साल में 9,750 रुपया मिला है, ये दर 13% है। उसने कहा यदि 3% दर कम कर दी जाए, 13% दर में यदि 3% दर कम कर दी जाए, जो दर बचेगी उस पर 15,000 रुपए में जो दर बचेगी 5 साल में कितना ब्याज होगा, ये आपको बताना है। फिर फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 1 2 1 2 15 अपना 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,500 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्त 7,500। ऑप्शन डी आपका सही है। 7,000 कितना हो जाएगा 500। बड़ा सिंपल सा सवाल था। उसने कहा था कि 15,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष में कितना किसी दर से 9,700 रुपया ब्याज मिलता है। यदि आप दर ज्ञात करके उसमें 3% दर कम कर दें तो 15,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा, ये बात आपको बतानी थी। यानी कि PRT/100 2 बार लगाना था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप पर किए जाने पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है कि एक धनराशि है, उसमें 2 साल में 21% की वृद्धि होती है। हम लोग जब साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 चीजें कॉमन होती हैं। साधारण ब्याज में हर साल बराबर ब्याज मिलता है। अगर एक साल में 50 रुपया ब्याज मिला तो हर साल अब 50 रुपया ही ब्याज मिलेगा। इसमें साधारण ब्याज में ब्याज समान हर साल मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में गुना में राशि हर साल बराबर गुना में बढ़ती है। कहने का मतलब है, अगर एक बार धनराशि कोई 2 से 3 हो गई 2 साल में, या से 2 से 3 गुना हो गई, तो अब हर 2 साल में वो 2 से 3 गुना होगी। कहने का मतलब ये है, चक्रवृद्धि ब्याज, अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपसे कहे कि 100 से 150 रुपये होने में अगर इसमें 2 वर्ष लगा है, और अगर ये साधारण ब्याज है, अगर ये साधारण ब्याज है तो तुम सीधा सीधा यही तो कहोगे कि 2 वर्ष में 50 रुपया ब्याज मिला है और 1 वर्ष में कितना 25 रुपया मिला होगा, तभी तो 2 साल में 50 रुपया मिला है। लेकिन अगर यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाए ना दोस्त, तो आप ये बात नहीं कह सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो? तो मेरे भाई आप ये कह सकते हो कि 50 100 को ऊपर रखोगे और 100 को नीचे, 0 से 0 काटोगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। आप मेरे भाई ये कह सकते हो कि हर 2 साल में धनराशि 2 से 3 गुना होगी। इससे ज़्यादा आपकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो टूट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत हो ही जाएगा, और गलत हो जाएगा तो जुबान टूट गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है CI और ये है SI। तो फिर सर इतने काहे घुमा रहे हो, क्यों कथा सिखा रहे हो? सीधा सवाल पे आइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करते हैं, तो अगर हमें समय 2 दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो मूलधन और मिश्रधन के बीच में हम अंडर रूट लेते हैं रेशियो लगाकर। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्रधन दिया है, हमें दर ज्ञात करनी है, और अगर समय 3 साल दिया है तो हमें क्यूब रूट लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मूलधन और मिश्रधन के 1 साल के रेशियो पर हमें पहुंचना होता है, और 1 साल के रेशियो पर पहुंचने के लिए अगर हमें समय 2 वर्ष दिया है तो अंडर रूट लगा के 1 साल पे पहुंचेंगे। अगर समय 3 वर्ष दिया है तो क्यूब रूट लगा के 1 साल के रेशियो पे पहुंचेंगे। किसके? मूलधन और मिश्रधन के। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालना है, और अगर हमें 4 साल दिया है तो 4th रूट लगा के ज्ञात करेंगे। यहाँ भाई साहब 2 साल दिया है, तो अगर आप अपनी तरफ से मूलधन 100 मान लें, और 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 21% की वृद्धि होती, तो 121 अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 वर्ष का अंतर है बीच में, इनका रेशियो लेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 11। अब ये 1 साल का रेशियो आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी रेट ज्ञात करनी है तो मूलधन और मिश्रधन के 1 साल के रेशियो पे जाना ही पड़ेगा, अन्यथा रेट गलत हो जाएगी। यहाँ पर 100 से 21 ऊपर रखते, इंटू नीचे रखते, इंटू 100 करते तो सीधा रेट 21% आती, जो कि 2 साल की थी। 1 साल पर जाने के लिए तो अंडर रूट लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 साल कहा था। 10 से कोई राशि 1 साल में 11 हो गई तो ब्याज कितना मिला? 1 किस पर? 10 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 बचपन से सीखते आ रहे हैं। कौन सी रेट रही होगी? 10% रही होगी। 10% रेट रही होगी, जो 2 वर्ष में 21% की वृद्धि कराएगी। सक्सेसिव मेथड से देखेंगे तो A + B + AB अपॉन 100। बार मैं बताना चाहूंगा कि 10% की रेट रही होगी तो 10 + 10 गुणा 10 अपॉन 100, तभी तो 10 10 20 + 1 21, तभी तो 21% रेट रही होगी। यानी कि हमें यहाँ तो बाद में पता चला ना 10 है, हम वहाँ 10 रख के चेक कर सकते थे। फिर ये हो सकता था कि यहाँ इस वाले फॉर्मूले में आप क्या करते, 10 रखकर चेक कर सकते थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से करेंगे तो भाई साहब नहीं फंसेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर यहाँ अनुपातिक राशि लेंगे तो भी वही आंसर रहेगा, नहीं भी लेंगे तो भी
आप ऐसे ही हल कर देंगे तो भी रहेगा। x का मान 5 ले लो, y का मान 7 ले लो, आंसर नहीं बदलेगा, सीधा रख दो आकर। x का मान मेरे भाई कितना है 5 माइनस y का मान कितना है 7, रेशियो लगाया है। x का मान कितना है, x का मान है 5 प्लस y का मान कितना है 7 है। 6 पंचे 30, 7 हटाया कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 5 25 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा। 23 कम 23, 23 दूना 46 हो जाएगा। 1:2 आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ अनुपातिक राशि भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके के सवाल में डायरेक्ट एक्स वाई के मान ले लीजिएगा और आंसर पाइएगा, मजे करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्त, ये जो सारे क्वेश्चन जो ले रहे हैं ये एमटीएस में आए हुए हैं। बस गलती इतनी हो गई है, टाइप करते समय मैंने यहाँ पर आपको एमटीएस लिखवाया नहीं है। अगली बार से लिखवा देंगे ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया है तभी पूछा गया है, सर ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है कि किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। कंटेनर में दूध और पानी का अंतिम अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई साहब, कंटेनर में 3 लीटर 30 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध निकालेंगे, 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब कंटेनर में दूध और पानी है। अब कंटेनर में क्या है, दूध और पानी है। अब 3 लीटर निकालोगे ना तो दूध नहीं आएगा, मिश्रण आएगा। क्या आएगा, मिश्रण आएगा। मिश्रण में दूध और पानी भी निकलेगा और पानी ऐड कर रहे हैं। फिर से जब डालेंगे तो फिर मिश्रण में दूध और पानी निकलेगा, पानी डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये तो कतई दिमाग मत लगा लीजिएगा कि 30 लीटर है, 3 लीटर दूध निकाला जाता है, 3 बार निकाला जाता है, 3 3 9 9 घटा देंगे 21 हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, समझा दिया है आपको। 30 लीटर कंटेनर में दूध है, 3 लीटर दूध निकाला, पानी डाला, अब 27 दूध 3 पानी है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कंटेनर में 3 लीटर निकालेंगे तो दूध नहीं आएगा, मिश्रण आएगा। किसका, दूध और पानी का। किसका, 27 और 3 के मिश्रण का। उसके बाद निकालेंगे तो किसी और का मिश्रण आएगा। इस तरीके के लिए दो सवाल पूछे जाते हैं। अभी तो समान मात्रा निकाल रहा है, कभी कभी क्या अलग अलग मात्रा निकालता है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, होता है दूध की शुद्ध मात्रा। दूध की शुद्ध मात्रा और बटे नीचे क्या होता है, कुल मात्रा। और ये प्रक्रिया जितनी बार हो उतनी पावर लगा लो। आप समझिए, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या कहता है, दूध की शुद्ध मात्रा बताइए कितनी बची है, तब यहां पर भी कुल मात्रा का मान 30 रख दिया जाता है। लेकिन चालाकी क्या की जाती है, जब वो रेशियो पूछता है तो वहां पर जो कुल मात्रा है वहां पर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कुल मात्रा का कुछ रेशियो आएगा और दूध की शुद्ध मात्रा का रेशियो आएगा। कुल मात्रा में से शुद्ध वाला दूध हटा लेंगे तो जो पानी होगा वो साफ साफ निकल आता है, वो भी रेशियो में। और इसमें हमसे यही चीज पूछी है। तो करना क्या है, करना ये है मेरे भाई 30 माइनस 3/30, और ये प्रोसेस कितनी बार है, 3 बार है। तो 27 गुणा 27 गुणा 27 बटा 30 गुणा 30 गुणा 30, 3 दाम 30, 3 नमा 27, 3 दाम 30, 3 नमा 27, 30 दाम 30 और 3 नमा 27। ऊपर आ जाएगा 9 नमा 81 नमा 729 बटा 1000। अब देखना, दूध की शुद्ध मात्रा है 729 और मिश्रण की कुल मात्रा है कितनी, 1000। तो उसने पूछा है पानी और दूध की अंतिम मात्रा का अनुपात। तो दूध की अंतिम जो शुद्ध मात्रा है वो कितना है, 729। आप चाहते तो 729 वाला ढूंढकर यही आंसर लगा सकते थे। 729
देखो भाई, पानी पहले है दूध बाद में, तो रेशियो भी ऐसे ही बताया जाएगा, दूध पहले नहीं ला सकते, पानी पहले दूध बाद में। तो दूध जब क्लियर पता चल चुका 729, तो आप चाहते तो यहीं से मार देते, लेकिन रेशियो में टोटल मात्रा है 1000 और शुद्ध मात्रा है रेशियो में कितनी 729, तो टोटल मात्रा में से शुद्ध दूध की मात्रा जो कि रेशियो की है अगर हटा लेंगे तो पूरी मात्रा में दूध और पानी था, शुद्ध वाला दूध हटा लेंगे रेशियो में तो पानी तो बचेगा, तो पानी यहाँ रख देंगे। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, कितना आ जाएगा दोस्त 271 आ जाएगा। आप चाहते 729 से ही आंसर लगा सकते थे, बाकी आपकी इच्छा। यहाँ पर है 271 अनुपात 729 और यहाँ पर है 729 अनुपात 271, दोनों में फर्क बता दिया। पानी का पहले पूछा तो पानी का पहले, दूध का बाद में कहा है तो दूध का बाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। एक बात बताते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम में एक श्रेणी पढ़ते थे, वो श्रेणी ये थी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला कैसे होता था, उम्मीद करते हैं अगर आपने पढ़ा है तो कुछ इस तरीके से होता है, और अगर ये n तक है तो इनके योग का फॉर्मूला बनता था n+1 2n+1/6। ये दोस्त योग का फॉर्मूला बनता था इनके। अगर सीरीज n तक है तो कितना बनता था n+1। अगर मेरे भाई जिस तरीके की ये सवाल की बात कर रहा है, अगर इसकी बात करें तो इसकी सीरीज है 7 तक, तो जहां n है वहां 7 हो जाएगा, तो 7 7 1 8 7 दूनी 14 1 15/6 3 दूना 6 3 5 15 2 चौकू 8 7 चौक 28 गुणा 5 5 अट्ठे 40 5 दूनी 10 4 14 140 योग आ जाता। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि उसने कहा है औसत ज्ञात कीजिए, तो 1 से 7 तक इनका योग कितना है 140, योग बटे संख्या कितनी है 7 7 दूनी 14, औसत कितना आ जाएगा 20 आंसर कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या है औसत जो होता है मेरे दोस्त, औसत जो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। मतलब सम ऑफ डाटा, किसी का एवरेज निकालना चाहते हो, सम ऑफ डाटा ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ डाटा नीचे रहेगा, तो एवरेज निकलता है। तो आप एक बात बताइए, अगर सम ऑफ डाटा की बात करें जो n है, तो n+1 2n+1/6 ये रहेगा। एवरेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं दोस्त, एवरेज। और अगर ये सम है, अगर n तक संख्याएं तो सम ये हो गया, और n तक संख्याएं अगर n से भाग कर दिया तो बताओ एवरेज निकल आया कि नहीं। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा n+1 और 2n+1/6, ये एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा किसका, संख्याओं के वर्गों का योग का। तो n क्या है 7 1 8 7 दूनी 14 1 15/6 3 दूना 6 3 5 15 2 चौकू 8 4 पंचे 20। तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि योग बटे संख्या क्या निकलता है, औसत, डाटा का सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर कितने हैं, नंबर कितने n, तो बना जो n तक संख्याओं के वर्गों का योग है उसका योग कितना होता है n+1 2n+1/6 होता है। मैं कह रहा हूं n तक संख्याओं के वर्गों का योग ऊपर रखा, n से भाग कर दिया तो औसत निकल गया। ये बचा n क्या है, संख्या कहां तक 7 तक, तो 7 1 8 7 दूनी 14 1 15। तो इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे करेंगे तो पहले योग निकालना पड़ेगा जो कि कितना आया 40। तो मेरे भाई योग रखना पड़ेगा 140 ऊपर, संख्याएं कितनी थी 7 7 दूनी 14, तो भी 20 आ गया। तो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितना पूछा जाए उतना काम किया जाता है, ज्यादा नहीं।
मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि जितना पूछा जाए, जितना कहा जाए उतना करिए। कैसे? जैसे इसने कहा कि यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है, एक आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है, शेष कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? मैं कह रहा हूं 3/7 भाग अगर वो 6 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा भाग यानी कि पूरा एक काम करने में उसे 6 × 7/3 लगेंगे। 3 दूना 6, 7 दूनी 14। अब समझना खेल, 14 दिन में पूरा काम होता है। 14 दिन में क्या होता है? पूरा काम होता है। अगर 6 दिन हटा लेंगे तो 8 दिन बचेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस 6 दिन में 3/7 काम हो रहा है और इस 8 दिन में 4/7 जो बचा है वो काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि जो शेष काम 4/8 है, 4/7 है जो बचा है वो कितने दिन में होगा? वो 8 दिन में होगा। और बड़ी आसानी से और सरलता से इस चीज को ज्ञात कर लिया। क्या? टोटल दिन निकाल लिए। कितने दिन? टोटल दिन, जो कि पूरा काम करने में 14 दिन लगते हैं। 6 दिन इसे लग गए तो कितने दिन बचे? 8 दिन। तो 8 दिन शेष वाले को लगेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए इसको। पढ़िए भाई, पढ़िए, कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। वो ये बात कह रहा है कि एक चालक है जिसको क्या करना है, 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करना है। वह पहले 75 मिनट में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है और अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 घंटे में पूरी यात्रा को तय करने के लिए जो शेष दूरी है उसे किस चाल से चलना होगा, ये बात आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब इस इतने समय में आपको करना क्या है, इस 75 मिनट में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितनी दूरी चला है और इस 90 किलोमीटर में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लिया है, ये बात आप ज्ञात करिए। इन दोनों में समय निकालिए, दूरी निकालिए, इन दोनों में कितनी दूरी चली है वो निकालिए, कितना समय हो गया वो निकालिए। टोटल में से जितनी दूरी चल चुके हैं आप वो घटाइए, बची दूरी आएगी। टोटल में से जो समय इनमें लग चुका है वो घटाइए, जो बचा समय है वो आएगी। बचे दूरी को बचे समय से भाग कर देंगे और चाल निकल के आ जाएगी। आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ पता चल जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि पहले वह 75 मिनट में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 मिनट में कितनी दूरी चली होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। और चाल है कितनी? 56 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 75 मिनट। तो चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी घंटे में बनाना पड़ेगा। तो 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और 15 पना 75 और 15 छक्कू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 14 पंचे 70 किलोमीटर। देख लो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 मिनट में वो 70 किलोमीटर चलेगा। देख लीजिए 15 पना 75, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 14 पंचे 70। अब ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्त कि यहाँ पर इसे
75 मिनट में 70 किलोमीटर चला है, यहाँ तो समय पता है, इतनी दूरी में उसे 75 मिनट लगे, ये बात तो यहाँ पता चल गई। दूसरी कंडीशन में उसने ये बताया है कि अगले 90 किलोमीटर तक वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यहाँ पर समय की बात आ गई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 90 और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 दूना कितना आ जाएगा 6, तो 3/2 कितना आ जाएगा 3/2। अब यहां पर कितना आ गया, ये फिर से देख लीजिए। अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय उधर चले जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर की दूरी ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया 3/2 घंटा। चाहो तो मिनट बना लो, देख लेते हैं करके, मिनट बना के देख लेते हैं दोस्त। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 90 मिनट यहां लग गया दोस्त। और यहां की दूरी है कितनी है 90 किलोमीटर। अब देखना, दूरी चले हो आप एक 70 किलोमीटर और एक चले हो 70 किलोमीटर, एक चले हो 90 किलोमीटर, कितनी हो गई 160 किलोमीटर। यानी कि 260 में 160 किलोमीटर चल चुके हैं। तो यानी कि दूरी आपको चलनी है कितनी, दूरी आपको चलनी है वो 100 किलोमीटर। देख लो नई चाल आ रही है जो ज्ञात करनी है, दूरी बटे समय। 4 घंटा समय था, समय आप कितना चल चुके हो 75 मिनट ये चले हो और 90 मिनट ये चले हो। कितना चले हो टोटल 5 और 9 7 16 165 मिनट चल चुके हो। तो क्या करोगे 60 से 6 भाग कर लो इसको भी, 6 चौक 24 240। 165 मिनट चल चुके हैं, तो कितने बचे हैं 10 में से 5 गया, 5 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा 7, 75 मिनट बचेगा। कितना हो जाएगा 75 मिनट, इसमें 60 से भाग देंगे घंटा हो जाएगा। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। 15 पना 75, 15 चक्कू 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 चक्कू कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे। तो जो शेष दूरी है जो कि कितनी है 100 किलोमीटर है, वो फिर आपको कितना समय लेगी, वो जो बचा हुआ समय लेगी वो कि कितना है 75 मिनट है। 75 मिनट में पूरा कर लेगी। फिर से समझ लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, अगर नहीं आया है फिर से समझ लीजिए। उसने कहा है कि 260 किलोमीटर की कुल दूरी है, हम 4 घंटे में तय करना चाहते हैं। आप चाहे शिफ्ट में तय करना चाहें, चाहे जिससे तय करना चाहें, हमसे कोई मतलब नहीं। हवाई जहाज से जाओ, आसमान में टंगे रहो, लेकिन अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे में ही पहुंचना है। ठीक, उसने पहले 75 मिनट में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो 75 मिनट समय तो पता चल गया। अब इस 4 घंटे में 75 मिनट चला गया, इस 4 घंटे में 75 मिनट चला गया और इस 75 मिनट में चली गई दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। तो इस 70 किलोमीटर 260 में तो 70 किलोमीटर चल गए, एक बात। दूसरी बात से 90 किलोमीटर, यानी कि 70 ये चला, 90 किलोमीटर ये चला, 160 किलोमीटर चल गए। तो 260 में अब केवल 100 किलोमीटर चला बचा है। तो जो 100 किलोमीटर की दूरी है बचे हुए टाइम में तय करनी है। तो समय कितना लग गया ये भी तो ज्ञात करना है। तो 75 मिनट पहले लगा, 90 मिनट बाद में लगा, टोटल 165 मिनट लगा। और ये 4 घंटा है कितना 240 मिनट, तो 75 मिनट बचा। अब इस 75 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी चलना है। तो 100 किलोमीटर की दूरी चलना है 75 मिनट में, तो चाल कितनी आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये भूल जाइए, ये ऊपर ही देख लेना, ऊपर सही लिखा है।
ये ट्रांसलेट में मिस्टेक हुई है, देखो क्या है, बताते हैं। बड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे प्यारा है, बताते हैं। आपने ये चीज़ तो देखी होगी दोस्त कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², चाहे ये पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³, चाहे दोस्त ये पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², चाहे ये पूछे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, चाहे ये पूछे एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5, चाहे ये पूछे एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, चाहे ये पूछे। फाइनली कहने का मतलब ये है कि जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ क्या आप मेरे पक्ष में हैं कि इसका होना आवश्यक होता है। x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया होना चाहिए, तभी तो आज तक ये पूछा गया है। पूछ तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन जो पूछ रहा है ऐसा भी नहीं है बिल्कुल दुनिया से परे पूछ देगा। मेरा कहने का मतलब है मोटा मोटा अभी तक आप यही पढ़ते आए हो, पावर 2 पूछे, प्लस में पूछे, माइनस में 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, जितने भी फाइंड आउट करने को बोलता है तो क्या x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है, ये बात होती नहीं है, बिल्कुल होती है। जब होती है तो आपसे पूछा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अगर आपसे ये पूछा है दोस्त, अगर मेरे भाई आपसे ये पूछा है तो कंफर्म ये बात है कि x प्लस 1/x कहीं ना कहीं आपको दिया है और नजर नहीं आ रहा है। x प्लस 1/x कहीं ना कहीं आपको दिया है और नजर नहीं आ रहा है, नजर आएगा। मैं बता दूं कहाँ दिया है, दिया है मेरे दोस्त, ये है, ये दिया है x² माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। यदि इसमें x से भाग लगा दें दोनों तरफ तो बनेगा, देख लीजिए x² x माइनस 3√2 गुणा x बटे x से भाग लग रहा है सभी में, बटे x 0 1/x, ये तो 0 ही हो गया, ये x से x कैंसिल, इसकी पावर x से 1 कैंसिल, तो फाइनली क्या है x बचा माइनस 3√2 प्लस 1/x बराबर 0 आ जाएगा, और 3√2 माइनस का उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3√2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, हमने इसमें x से भाग दे दिया। ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला कि भाई साहब अगर ये पूछे हैं तो x प्लस 1/x कहीं ना कहीं छिपा होगा। तो याद रखना, ये रिजल्ट याद रखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको a दिया है और x³ प्लस 1/x³ आपसे पूछा है तो a³ माइनस 3a ये इसका रिजल्ट होता है, यही आंसर होता है। तो सेम है, x प्लस 1/x बराबर हमको ये दिया है और x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो दिया है उसका क्यूब 3√2 का होल क्यूब और उसी का 3 गुना क्या कर देंगे, उसी का 3 गुना घटा देंगे, 3 गुना क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 27, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 ही रहेगा, और 3 × 3 = 9√2, ये कितना हो जाएगा, 27 दूना 54√2 माइनस 9√2, 54 4 45√2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, घटाने पर 45√2। उम्मीद करते हैं 45√2 होगा, कहीं है भी 45√2। रिजल्ट बस याद रखना है, जब x प्लस 1/x बराबर a दिया है, a का मतलब है कोई नंबर कैसा भी, उल्टा सीधा, अंडर रूट में, क्यूब रूट में, पावर कुछ भी हो, अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है, x³ प्लस 1/x³ पूछा है, तो आंसर होगा a³ यानी कि यहाँ पर जो लिखा है उसका क्यूब प्लस है तो घटाएंगे कितना, 3 गुना किसका, जो यहाँ पर लिखा है, तो वही तो किया है। यहाँ पर लिखा है 3√2 तो उसका क्यूब, 3√2 का 3 गुना घटाया, 3 गुना किसका, 3√2 का घटाया। इसको जब हल करेंगे 45√2 आएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा,
अगला क्वेश्चन लिखा है दिए गए 60 पदों का औसत क्या होगा। 60 पद कौन से हैं मैं बताता हूं। cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 3x, ऐसे ही करते करते cos स्क्वायर 30x, फिर चालू हो जाएगा sin स्क्वायर x sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 3x, फिर sin स्क्वायर 30x, मतलब sin वाले 30 पद ये हैं और cos वाले 30। cos वाले कितने हैं 30 पद ये हैं, 30 पद ये 30 ये 60 है। और इनका आपसे क्या पूछा है औसत। औसत का मतलब मेरे भाई क्या होता है अभी आपको बता चुके हैं, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आपको बता दें, एक आपको सर्वसंख्या याद होगी, आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान मेरे भाई 1 होता है। इसका मेरे भाई क्या होता है मान 1 होता है। ईमानदारी से आप बताइएगा, जब आप औसत निकालेंगे, जब आप औसत निकालेंगे तो योग बटे संख्या है ना, योग बटे संख्या, नंबर ऑफ संख्या है ना, वो नीचे रखेंगे। तो आप बताइए दोस्त, जब आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो आप ऐसे ही तो कहेंगे कि cos स्क्वायर एक्स मेरे भाई प्लस cos स्क्वायर 2x मेरे दोस्त, फिर ऐसे 30 करते जाओगे, फिर लिखोगे कि साइन स्क्वायर एक्स मेरे दोस्त, फिर लिखोगे मेरे भाई साइन स्क्वायर 2x, और ऐसे ही बढ़ाते जाओगे तो तुमको बढ़ाते बढ़ाते साइन कहाँ पहुंचा देगा, कहाँ पहुंचाएगा, तुमको साइन कहाँ पहुंचाएगा। देखो बताते हैं, अभी गड़बड़ हो गया था, सब चला जाता, साइन कहीं नहीं जाता, फिर प्लस साइन स्क्वायर 30x, ऐसे ही तो लिखोगे। अब ये आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। अब बताइए ये 30 पद टोटल कितने हो जाएंगे 60। लेकिन वो आइडेंटिटी दोस्त क्यों बताइए, सब चीज जोड़ में लिखिए, एक बार साइन कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार साइन स्क्वायर एक्स उठाएंगे तो ऐसे ही तो होगा, एक बार साइन स्क्वायर एक्स, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स उठाएंगे, तो बताओ इस पूरे का मान 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही एक बार कॉस स्क्वायर 2x उठाएंगे, एक बार साइन स्क्वायर 2x उठाएंगे, एक बार साइन स्क्वायर 2x उठाएंगे, फिर भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब जो ऊपर 60 पद लिखे हैं उसमें हर 2 पद को मिलाकर क्या आएगा 1 आएगा। किसके आधार पर, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस आइडेंटिटी के आधार पर एक बार साइन स्क्वायर एक्स और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स मिलाकर प्लस में 1 बनाएंगे। ये कॉमा से प्लस में कैसे आ गए, क्योंकि इनका एवरेज निकालने को बोला। जब एवरेज निकालने को बोलेगा, जितने प्रेक्षण दिए हैं, जितना डाटा दिया है उनका जोड़ होगा, और जितना डाटा नंबर ऑफ डाटा जितना डाटा है उनकी संख्या नीचे लिखी जाएगी। उसने बता दिया 60 है, 60 नीचे लिख दिया, ऊपर कितने हैं 60 हैं, तो 60 में प्रत्येक 2 को जोड़ा 1 बनना है, तो 2 को जोड़ दें जब 1 बनना है तो ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त कितना 30 और नीचे कितना आ जाएगा 60। तो 0 से 0 3 एकम 3 3 दूना 6 और 1/2 को क्या कहता आधा, और आधा दशमलव निकालेंगे 0 दशमलव क्या होता है 5 होता है। तो मेरे भाई कौन सा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फाइनली कहने का मतलब ये है कि जब इनका औसत निकालेंगे, इनको ऊपर जोड़ के लिखेंगे तो प्रत्येक 2 पद मिलके 1 बना लेंगे। 1 कैसे बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस आइडेंटिटी के आधार पर ऊपर जब 2 पद मिलकर 1 बनाएंगे तो 60 पद मिलकर 30 बनाएंगे, नीचे तो 60 है ही, तो 30 एकम 30 30 दूना 60 हो जाएगा। 1/2 आधा होता है, दशमलव में 0.5
होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बताते हैं आपको। उसने कहा है, उसने बोला है कि 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट भैया होता है। इनका मतलब मेरे भाई ये होता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। आपस में क्या है? लड़ रहे हैं। मान लो ये 14 सेंटीमीटर के हैं भाई साहब और ये हो गए 10 सेंटीमीटर के। ये कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर। और ये आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अब ये मान लो इनके सेंटर हैं। इनके क्या है? ये सेंटर है। इनके ये सेंटर ले लो, कहीं ले लो यार, कोई इशू नहीं। प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा क्या है? जब ये प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं। कहाँ पर? इनको यहाँ से मिलाएंगे तो ये उभयनिष्ठ क्या है? ये जीवा है। ये दोस्त क्या है? उभयनिष्ठ आपकी क्या है? जीवा है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कह रहा है, ज्ञात कर लो भाई। केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है। मतलब ये केंद्र हो गया, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब दो प्रतिच्छेद वृत्त आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जब उनके सेंटर से हम ये जो उभयनिष्ठ रेखा है इसको काटते हैं तो ये भाई साहब इसको बराबर बराबर में बांटती है। अगर ये पूरी 16 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई ये 8 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। और इसको यदि यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से क्या करें? मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो ये तो सीधी रेखा हो गई, लंब हो जाएगी। किस पर? केंद्रों के बीच की लाइन पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन बन जाएगा? समकोण। ये हो गई 8 और इसकी त्रिज्या सेंटर से परिधि तक, त्रिज्या ही तो होता है, सेंटर से परिधि तक त्रिज्या ही तो होता है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं तो 10 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, 14 सेंटीमीटर वाला, और एक इधर बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक एक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक की दूरी जोड़ देंगे, बड़ी आसानी से आपको चीजें पता चल जाएंगी। कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 90 के सामने कर्ण होता है, 14 का स्क्वायर 196 बराबर लंब 8 8 64 प्लस आधार का यानी कि बेस का स्क्वायर 64 घटेगा दोस्त, कितना बचेगा? 2। उन 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यानी कि कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा मेरे भाई √132। √132 का मान कितना आ जाएगा? 4 तियां 12, 4 तियां 12, यानी कि आधार बराबर आ जाएगा आपका 2√33। आधार बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2√33। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2√33। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक कितनी है? 2√33 है। उसके बाद इसको देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर 10 दाम 100 बराबर 8 8 64, इसका आधार का स्क्वायर 100 में से 64 घटेगा, 36 बचेगा, आधार बराबर कर लेंगे तो भाई साहब 6 आ जाएगा। इसका आधार कितना आया? यहाँ भाई साहब 6 आ गया। कौन? ये आ गया। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 2√33 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर लगा लो, मीटर दिया है तो मीटर लगा दो। 6 + 2√33, 6 + 2√33, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। उसने कहा है कि 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है मेरे दोस्त जो पहले वाले सर्कल में भी हो दूसरे वाले में भी, तो दोनों में है तो कॉमन है, कॉमन लाइन की बात कर रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जब केंद्र से इसको काटेंगे, जब उभयनिष्ठ जीवा को दोनों केंद्र को मिलाएंगे तो जो केंद्र की लाइन होती है उन दोनों को बराबर भाग में बांटती है और उस पर लंब भी होती है, इसलिए वो 90 डिग्री बनाएगा और इसीलिए वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
उसके बाद में दो त्रिभुज बन गए, आधार आधार जोड़कर इनका मान निकाल लेंगे। एक का आया 2√33, दूसरे का आया 6, तो 6 + 2√33, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। उसने कहा है एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर है, भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज मेरे भाई कुछ ऐसा होता है और ये इसकी समांतर रेखाएं होती हैं, एक होती है छोटी, दूसरी होती है बड़ी, ये इनके बीच की ऊंचाई होती है। अगर इसके एरिया की बात करें तो समांतर लंबाई का योग गुणा h, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणा h होता है। यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसमें क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल आप ले लीजिएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 25 + 19 गुणा ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस कुछ नहीं करना, जोड़ लीजिएगा। 330 ये 2 इधर आ जाएगा, बचेगा इधर h, ये कितना हो जाएगा 9 5 हो जाएगा 14, 9 में 5 जुड़ेगा 14, 2 और 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 11 चक्कू 44, 11 3 33, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 15 30 हो जाएगा। तो h बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, केवल फॉर्मूला लगाना था। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है किसी कमरे की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 10 फीट। इसमें 8 फीट किसी कमरे की एक साथ आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दी गई। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बता दी गई है। उसके बाद में इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है। जिस कमरे में दोस्त आप बैठे हैं उसमें दरवाजा नहीं होगा तो आप अंदर नहीं आ पाओगे, है ना। फिर वो कमरा नहीं काल कोठरी हो जाएगी। कमरा में खिड़की भी होगी, दरवाजा भी होगा। बिल्कुल आपकी जीवन से संबंधित सवाल है कि एक कमरा है जिसमें आप बैठे हैं, 15 फीट चौड़ाई 12 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई 15 फीट लंबाई 12 फीट चौड़ाई 10 फीट ऊंचाई है। इसमें 8 फीट और 3 फीट भुजाओं वाली एक दरवाजा और 5 फीट और 3 फीट वाला कितना आकार वाला क्या है? आकार वाला क्या है? 2 खिड़कियां हैं। 50 रुपए प्रति फीट की दर से चारों दीवारों और छत को पेंट कराने की लागत क्या है? मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, तब तक आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्त, यही क्वेश्चन है। कहने का मतलब समझिए दोस्त, वो कह रहा है कि चारों दीवारों और छत को पेंट कराने की लागत ज्ञात करें। दरवाजा खिड़की का नहीं कहा है। अगर आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें तो फर्श वर्ष सब आ जाइए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चारों दीवारों प्लस छत, चारों दीवारों का फार्मूला होता है प्लस छत। छत एक आयत के रूप में होगी जिसे हम लंबाई चौड़ाई करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक बात, पहली बात तो आप समझ लो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2l + b और h। इसका फार्मूला होता है 2l + b h होता है। अब जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? ये। अब आपकी बचती है छत। अगर छत की मेरे दोस्त बात करें तो छत में लंबाई होगी चौड़ाई होगी, छत में ऊंचाई तो होनी नहीं है। अगर ये क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें किससे 50 रुपया से गुणा करा दी जाए तो जितना खर्चा है वो आ जाएगा। लेकिन गलती कहाँ पर होगी मेरे भाई? चारों दीवारों में किसी दीवार में 2 खिड़की एक दरवाजा है जिनको पेंट नहीं करना है तो उतना क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा नहीं। खिड़की भी मेरे भाई ऐसे होगी, कैसे भी बना लो आप। और दरवाजा भी मेरे भाई उसमें सटा रखा होगा।
इसका मतलब 2 खिड़की और 2 दरवाजे पुतने नहीं है, तो इनका क्षेत्रफल घटा के किसमें, चारों दीवारों में घटाना है। चारों दीवारों में घटाने के बाद में जो बचेगा वो पुताई होगी, उसी का पैसा निकालना है। तो कैसे करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले सबका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 2L + B यानी कि लंबाई है 15, चौड़ाई है कितनी 12 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है दोस्त 10। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आ रहा है, कितना हो जाएगा 12 15 27, 27 दूना 54 और कितना हो जाएगा 540 फीट स्क्वायर, जो भी हो आ गया। उसके बाद में अब छत की बात करें तो छत में क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई इस्तेमाल होगी। भाई लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई इस्तेमाल होगी। तो छत ये 4 दीवार हो गई है ना, चारों दीवार हो गई है। और छत का कितना है 12 गुणा, छत का कितना है 12 गुणा 15, 12 15 कितना होता है दोस्त 180 होता है। टोटल ये 540 + 180 है। इस पे पेंट होना है, 0 से 0 जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 5 1 6, 720 फीट स्क्वायर आपको पेंट करना है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, 720 स्क्वायर पेंट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 5 गुणा 3 की फीट की 2 खिड़कियां, इतना क्षेत्रफल घटाना है और एक दरवाजा जो कि 5 गुणा कितना 8 गुणा 3.5 का है। तो कितना, एक तो ये 8 गुणा 3.5 प्लस फिर 5 गुणा 3 और 2 खिड़कियां। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी दरवाजे की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 3.5 फीट है, तो मैं आपसे कहूँगी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप उसको आयत ही तो मानोगे। समझ में ना आए, दरवाजा लिटा के देख लो, नाप लो, आराम से आयत ही आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऐसे ही सेम खिड़की रहेगी, खिड़कियां हैं 2, एक खिड़की का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 या 15, 15 दूनी 30, और एक दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3.5। तो जोड़ो, 8 5 40 का 0 हासिल आया 4, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28, एक अंक के बाद दशमलव, 5 या 15, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 8 और सीधा 58 फीट स्क्वायर एक्स्ट्रा जा रहा था, जिसको क्या करना है घटाना है। 58 फीट स्क्वायर अगर हम घटा देंगे, 58 फीट स्क्वायर 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचा भाई 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 6। इतने की आपको पुताई होनी है, एक दरवाजा 2 खिड़की निकलने के बाद में इतने की पुताई होनी है। अगर 1 स्क्वायर फीट की पुताई, अगर 1 स्क्वायर फीट की पुताई 50 रुपया है, तो 662 फीट स्क्वायर की पुताई कितनी होगी, तो 662 गुणा 50 होगी दोस्त। 0 5 दूनी 10 हासिल आया 1, 5 छक्का 30, 1 31 हासिल आया 3, 5 छक्का 30 और 3 33। तो कितना आ जाएगा 33,100 रुपया, कितना आ जाएगा 33,100। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया है। अगर नहीं समझ में आया है फिर से समझा देते हैं। कहने का मतलब एक कमरा है, एक कमरे की लंबाई है 15 फीट, चौड़ाई है 12 फीट, ऊंचाई है 10 फीट। अब उसकी चारों दीवारें और छत पुताई करनी है। अब चारों दीवारों में किन्हीं दीवार में 2 खिड़कियां भी हैं और दरवाजा भी है, उसको पोतना नहीं है। जब खिड़की की लंबाई चौड़ाई दी है, दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दी है, तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, छत का क्षेत्रफल अलग निकाल लो, उस पर तो पूरी पुताई होगी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उस चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दरवाजे और खिड़की रखी है उनको पोतना नहीं, उनकी पुताई नहीं करनी है। तो दरवाजे और खिड़की का जो क्षेत्रफल होगा वो चारों दीवारों में से हटाने पड़ेगा, जो बचेगा उतने की पुताई होनी है। उतने की पुताई में जितना आएगा एरिया उसको 50 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर फीट की कितनी प्रति 50 रुपए प्रति फीट की दर से पुताई होनी है। तो 662 फीट की कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 662 फीट स्क्वायर। इसकी गुणा करेंगे तो 33,100 रुपया लागत आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, उम्मीद करते हैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। हमारा मेन उद्देश्य, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सिलेक्शन दिलाना है। और सिलेक्शन कैसे दिलाना है, इस पर हम मेहनत भी करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक सिलेक्शन के लिए एक सब्जेक्ट पर खूब सारी मेहनत करते हैं और अलग अलग टीचर हर सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं। फिलहाल अभी हम आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़वा रहे हैं। मैथ्स में आपको मैं और रीजनिंग में सत्यम सर आपको पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट की क्लासें आपको अलग मिलेंगी, प्रैक्टिस की अलग मिलेंगी, वीडियो की भी री एग्ज़ाम को भी कवर किया जाएगा, एसएससी के भी एग्ज़ाम को कवर किया जाएगा, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को भी कवर किया जाएगा, प्रैक्टिस में कवर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट में जितने एग्ज़ाम होने हैं उनको एक उसके लेवल पर सारी कॉन्सेप्ट की क्लासें चलेंगी। सारे एग्ज़ाम को लेकर A to Z जो कॉन्सेप्ट की क्लास है, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लास आप अटेंड करिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी। आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लोगों को भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने परीक्षा विनर 2.0 टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ जाइए। नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर सीधा सर्च कर सकते हैं कि परीक्षा विनर 2.0। वहाँ जाकर भी आप PDF और बहुत सारे नोट आपको वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।